छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही नक्सल मोर्चे पर लगातार फोर्स ने जीत के झंडे गाड़े हैं। नई सरकार विकास के साथ साथ बातचीत के प्रयास के बीच नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। ये सारे अभियान ठंड और बरसात की सीजन में फोर्स ने अंजाम दिए। लेकिन अब मानसून शुरू हो गया है, ऐसे में मानसून के दौरान रणनीति बदलने की जरूरत है। इसी बात का ध्यान रखते हुए 28 जून यानी शुक्रवार को यूनिफाइड कमांड की एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक 2 भागों में होगी। इस बैठक में सीआरपीएफ, आईटीबीटी, बीएसएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। पहले भाग में नक्सल ऑपरेशन और दूसरे भाग में नक्सल क्षेत्र में विकास पर बातचीत होगी। यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और निर्णय है। ये बैठक बहुत प्रभावकारी होने वाला है और आगामी 1 वर्षों के लिए कार्य योजना बनेगी, उस पर काम होगा। यूनिफाइड कमांड अगर निर्णय करता है तो फिर अच्छा हो जाता है उसमें। एक तरफ जहां सरकार बातचीत और जवाबी हमले दोनों मोर्चों पर काम कर रही है, तो वहीं नक्सल नीति को लेकर सरकार के कदमों से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष ने नक्सल मोर्चे पर सरकार को असफल बताया है और यूनिफाइड कमांड की बैठक से कुछ खास हासिल नहीं होने की बात कही है। यूनिफाइड कमांड की बैठक तो समय समय पर होता है, उसकी समीक्षा की जाती है, आगे की रूपरेखा की तैयारी भी होती है और सभी विभागों के उसमें चर्चा होती है। खासकर नक्सली क्षेत्र में ये होता है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता करते हैं। नक्सल नीति पे सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अंदरूनी क्षेत्रों में दहशत फैलाने का काम सरकार कर रही है, जो 15 सालों में किया वही फिर से दोहराने का काम कर रही है। खासकर बस्तर जैसा क्षेत्र में, नक्सली क्षेत्र में भरोसा जीतने में नाकाम रही है और कहीं न कहीं सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए फर्जी एनकाउंटर भी कर रही है ताकि केंद्र सरकार के सामने वाहवाही लूट सके। आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति के बीच यूनिफाइड कमांड की बैठक फिर होने जा रही है। इस बैठक का मकसद मानसून के दौरान चलाए जाने वाले नक्सलियों के खिलाफ अभियान से है। सरकार की नीतियों से साफ है कि नक्सली मोर्चे पर उसका रुख फिलहाल बदलने वाला नहीं है और नक्सलियों के खिलाफ घेराबंदी और कड़ी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा छत्तीसगढ़ के उस बड़े दंश पे चर्चा पर केंद्रित रहने वाला है जिसकी चर्चा बार बार देश भर में सुनाई देती है। अब इस बीमारी को हम खत्म करने की ओर हैं। ऐसे में नई रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या समय के साथ इसमें बदलाव की जरूरत है और यूनिफाइड कमांड की जब कल बैठक होने वाली है तो उसमें क्या क्या चर्चाएं हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। इसका राजनीतिक पहलू भी हमने आपको बताया, लेकिन असली मकसद ये है कि नक्सलवाद खत्म हो और नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द मुक्ति पा सके। इसकी राहें क्या क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर नक्सल क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता और अधिवक्ता मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि राजनीतिक पहलुओं से ज्यादा समस्या को निदान तक पहुंचाने के लिए एक सार्थक चर्चा कर सकें, तो उस पर चर्चा करेंगे। पहले पक्ष जान लेते हैं। बीजेपी का सत्ता पक्ष में है बीजेपी, वो क्या सोचती है नक्सलवाद में। उन्होंने अपने बड़े बड़े कुछ नेताओं को पिछले कुछ महीनों में खोया भी है। तो राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, यूनिफाइड कमांड की बैठक हो रही है और पिछले 6 महीने का जो सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से आप लोग देते हुए नजर आए हैं। ऐसे में इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है और इसीलिए कई ग्रामीण और कुछ जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी निशाने में आ रहे हैं। तो क्या रणनीति बदलनी चाहिए, बीजेपी क्या सोचती है, उसका क्या प्लान है आगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि नीति और नियत तो सबकी रहती कि कोई भी उग्रवाद है वो खत्म हो, लेकिन बीजेपी क्या सोचती है। बहुत अच्छा प्रश्न मोहन जी, और आपको मैं बधाई देता हूं कि एक
गर्म मुद्दे पर आप इस पर एक डिबेट कर रहे हैं और इस डिबेट का आउटकम ऐसा होना चाहिए कि जनता जनार्दन के लिए फायदेमंद हो। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, चाहे सीमा पर आतंकवाद हो या देश के अंदर कोई भी आतंकवाद हो, उस आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा पार आतंकवाद को हम बहुत अच्छे तरह से, चाहे अलगाववादियों का नॉर्थ ईस्ट का मामला हो या पंजाब जो झुलस रहा था उसका मामला हो या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से छद्म युद्ध चल रहा था, उसको काफी हद तक मैं तो ये कह सकता हूं कि 96% तक हमने उस पर हमने सफलता पाई है। राजनीतिक रूप से, सैन्य कार्रवाई के रूप में, डिप्लोमेटिक रूप में हमने सफलता पाई है। अब बारी आती है जो ये माओवाद का जो उग्रवाद है, तो माओवाद का जो नासूर है ये तो बहुत वर्षों से चल रहा था, लेकिन जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर, तिरुपति से लेकर पशुपति तक जो चल रहा था, अब पशुपति में तो वो राजनीतिक विचारधारा में आ गए हैं। वो राजनीति में आकर प्रचंड पुष्पदल कमल जी राष्ट्रपति बन गए, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के काफी लोग हैं। लेकिन यहां पर ये उनकी विचारधारा है कि हम बटन पर भरोसा नहीं करते, हमारा भरोसा बुलेट पर है। तो जिनका ये मानना है कि हम बुलेट पर भरोसा करते हैं तो आ जाए मैदान पर, हमारा भी बुलेट तैयार है। और उसके लिए लोन वराटू से लेकर नियत निलारी योजना है वो चल रही है। उसमें बहुत सारे जो लाल आतंकी जो थे, जो भोले भाले हमारे ग्रामीण बंधुओं को शामिल कर लिए थे, उनको लाने का मुख्य धारा में प्रयास किया जा रहा है और काफी सफल हुआ। और जो बटन की भाषा नहीं समझते, बुलेट की भाषा समझते हैं, उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। लगभग 317 जो लाल आतंकी थे वो मारे गए हैं। लेकिन देखिए मोहन जी, एक दुखद पहलू इसमें है कि जब इनकाउंटर होता है, कभी कभी कुछ ग्रामीण भी मारे जाते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। या कभी कभी जब मारे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं सोचती कि हमें इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहिए और सत्ताधारी दल का साथ देना चाहिए। वो तुरंत कह देती है कि ये जितने भी फोर्स है ये ग्रामीणों की हत्या की है। पहले भी होता था, जब दिल्ली में लोग आतंकवादी मारे जाते थे तो दिग्विजय सिंह जी बोलते थे कि सोनिया जी रो रही थी रात भर। तो ये जो इससे हमारे सुरक्षा बलों का जो है वो प्रोत्साहन कम होता है और जो लाल आतंकवादी हैं उनका प्रोत्साहन बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात, जो यूनिफाइड कमांड की बैठक हो रही है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 7 राज्य के डीजी आएंगे और जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो अलग अलग कंपनियां हैं उनके लोग आएंगे। एक समन्वय बनेगा, उस समन्वय से आगे आने वाले 1 वर्षों का जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, जो कार्य योजना तैयार होगी, जो कमी बेसी है उसे पूरा कर लिया जाएगा। और अभी तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में, 3-4 वर्षों में छत्तीसगढ़ लाल आतंक के कब्जे से मुक्त होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, बिल्कुल होगा। हम बहुत करीब तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा दावा है और उस दिशा में बीजेपी सरकार काम भी कर रही है और इसीलिए कुछ परिवर्तन भी दिखता है। कांग्रेस के समय और बीजेपी के समय कुछ ज्यादा ही आक्रामक मोड में फोर्स काम कर रही है। कांग्रेस का क्या कहना है, उनसे जान लेते हैं। श्रीवास्तव जी, लगातार हमले, मुठभेड़, उसमें नक्सलियों को मारे जाने की बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस इससे सहमत नहीं रहती। कांग्रेस बार बार ये कहती है कि मुठभेड़ फर्जी है, ग्रामीण भी मर रहे हैं, इस तरीके की बातें उठाती है। क्या ये जो वर्तमान की नीति है उससे सहमत नहीं है क्या कांग्रेस? देखिए जी, मोहन जी सब की बातों को बड़ा गौर से सुनता था। मेरे विद्वान मित्र ने जितनी सिलेवार उसका जवाब देना। सबसे पहले आपके लोकप्रिय, मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये वर्ड थोड़ा टफ लगता है आम जनता की पहुंच से थोड़ा दूर, यूनिफाइड कमांड। तो यूनिफाइड कमांड का जो हो एक्चुअल अगर आप मीनिंग देखेंगे, मैंने आपने हमारे जो विशेषज्ञ हैं भाई वो भी समझ जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से लगातार मैं आपको बता दूं कि हमारे समय में भी यूनिफाइड कमांड की बैठकें होती थी और जो सीएम होता है वो उसका अध्यक्षता करता है और जो गृह मंत्री होता है वो उसका उपाध्यक्ष होता है। डीजीपी साहब के साथ जितने भी वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं वो सारे वहां पर उपस्थित रहते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, बीएसएफ के हों, आईटीबीटी के हों, चाहे स्टेट पुलिस के हों। और लगातार उनके बीच में ये यूनिफाइड कमांड क्यों बनाया गया, मैं आपको बता दूं कि इसका जो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे जनता को समझने के लिए, तो इट अलाउज एजेंसी विद डिफरेंट लीगल, ज्योग्राफिकल एंड फंक्शनल ऑथोरिटी वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। एजेंसीज ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब आपको जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी भी लेना पड़ेगा और एक गठजोड़ बना के, एक समन्वय बना के सारे लोगों को वर्क करना पड़ेगा, सारी एजेंसीज को
बिना किसी को डिस्टर्ब किए। ये होता है यूनिफाइड कमांड। आपके लोकप्रिय चैनल पे आपके विद्वान दर्शकों के लिए मैं उसका मीनिंग बताना चाह रहा था ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझे। रही बात अभी जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि हमारे समय में जब बैठक होती थी, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होती थी कि नक्सल उन्मूलन के समेत विभिन्न मुद्दों पे हमने भी चर्चा करी और कुछ में रूपरेखा इसमें बनती है मोहन जी कि कैसे फर्दर हमें वर्क करना है, एजेंसियों को कैसे वर्क करना है। जैसे अभी आपने बताया कि अब बरसात आ जाएगी तो ये सुटेबल समय होता है कि जब वो पीछे हटते हैं और फोर्स आगे जा सकती है, सारी चीजें उनके जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसे बैन किया जा सकता है, कैसे उस पर हम अंकुश लगा सकते हैं, तो ये बेस्ट समय होता है। तो लगातार मैं आपको बता दूं कि हम इस समस्या के लिए मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि आपकी नियत, नीति और रणनीति तीनों स्पष्ट होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे समय में भी हम कहा करते थे कि सुरक्षा बलों में समन्वय बहुत अच्छा था और पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट जो पुलिस होती है दोनों बहुत समन्वय बैठा के अच्छे से काम कर रहे होते थे। अभी आप देखिए, एक तरफ तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, हम उन्हें ईमेल दे रहे हैं, वो अपने राय दें कि क्या करना है। अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन दूसरे तरफ वो कहते हैं कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा भी यही मानना है कि अगर किसी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, अगर किसी का गणतंत्र के देश के संविधान में विश्वास नहीं है, अगर किसी का गणतंत्र पे विश्वास है, गणतंत्र पे, तो मुझे लगता है उससे उसी तरीके से निपटना चाहिए। लेकिन आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। और अगर कहते हैं ना कि कागज के पन्नों पे लिखा कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वही है, हुआ कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, मैं सलाम करना चाहता हूं। अभी राजू जी कह रहे थे कि हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे अभिन्न मित्र, हम कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न अगर वो गांव की जनता उठाएगी जहां पर घटना हुई है, और अगर हमारी कमेटी वहां पर जांच कमेटी जाएगी, तो क्या विपक्ष के नाते हमें वो प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है? तो आप ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेसी प्रश्न उठा रहे हैं? आपने अच्छा काम, हम भी अच्छा काम किए, फोर्सेस हमारे को सपोर्ट मिला, हम आगे भी अच्छा काम कर रहे थे, और उसका परिणाम था कि जब यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई तो आपको बता दूं मोहन जी, 650 गांव हमने नक्सलवाद से फ्री कराए थे। 14 जिले में जो समस्या पसर गई थी, हमारे समय में वो एक जिले में आ गई थी। तो ऐसा क्या था? विकास, विश्वास और सुरक्षा, तीन चीज को हमने मापदंड मार के हमने काम किया, और जिसका बहुत ही प्रतिकूल असर हुआ। जनता के बीच में जब हम उन्हें अपनी जमीन देते थे उनकी, तो उन्हें लगता था हमारी अपनी सरकार है, ये हमारे हित के लिए काम करती है। और जब हम उनके बीच में, आपको बता दूं कि उस समय जब इनकी सरकार गई 2018 में, तो वहां पर जो जल जंगल जमीन के जो जनमानस है, इस पे आएंगे श्रीवास्तव जी, इस पे विस्तार से बात करेंगे। एक बार पक्ष ले लें। अब चलते हैं मिथिलेश मिश्रा जी की ओर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन नक्सल समस्या को आप करीब से कई सालों से देखते आ रहे हैं। क्या इस तरीके से बैठकों के जरिए, कोई रणनीति के जरिए, या गोली का जवाब गोली से देकर कुछ हल किया जा सकता है, या फिर इसमें समय ज्यादा लग रहा है और समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है? आपका क्या मानना है? मोहन, देखिए, माओवाद को जब तक स्थानीय जनता से जोड़ के नहीं देखा जाएगा और उसे एक वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा या सैन्य रणनीति के रूप में माना जाएगा, तब तक राजनीति होती रहेगी इस पे। पर मैं क्योंकि वहीं से आता हूँ, बस्तर से आता हूँ, दंतेवाड़ा से आता हूँ, तो उस टेरेन को, वहाँ के लोगों को, उनके बीच में माओवाद को और उनकी सैन्य नीतियों को समझता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि यूनिफाइड कमांड की बैठक तो ठीक है, होती आ रही है। माओवादियों में वर्तमान में एक सैन्य संकट अपने आप में उत्पन्न हुआ है और उनके संसाधन भी कम हुए हैं। इस कारण वो पीछे हटे हैं, और इस पीछे हटने पर जो एक स्पेस खाली हुआ है, मुझे लगता है इस सरकार को, साथ ही हम सब लोगों को जल्दी से जल्दी उसको भर देना चाहिए। ये कैसे भरा जाएगा? जब सरकार अपने साथ विकास की सारी योजनाएं ले जाएंगी और अन्य राजनीतिक दल भी आम जनमानस में, आदिवासी समाज के बीच में एक विश्वास उत्पन्न करेगा कि बहुत लंबी सैन्य लड़ाइयां आपके लिए काफी नुकसानदेह है। तो मैं ये मानता हूं कि यूनिफाइड कमांड फोर्स की जो बैठक है, ये एक परंपरागत रूप से एक समन्वय की बैठक है, जिसमें सारे आर्म्ड फोर्सेस और बाकी राजनीतिक और सरकार के बीच में एक समझ विकसित होती है कि हमें आगे कैसे जाना है और हम अभी तक क्या कर पाए हैं।
तो मुझे लगता है ये आवश्यक कार्रवाई है और इसे होना चाहिए। जी, ये तो होना चाहिए, लेकिन क्या इनसे कुछ हल निकलता हुआ दिख रहा है क्या? जैसे कि आपने बताया कि वो विश्वास जीतने की स्थिति में सरकार है क्या, ये आप मानते हैं क्या? जी देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार को अपने आप में बहुत बड़ा अवसर ये मिला है, क्योंकि हमारे प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो उन्हीं के समाज से, आदिवासी समाज से आता है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री का होना अपने आप में माओवादी राजनीति को एक चुनौती है, क्योंकि वो हमेशा से ये मानते आए हैं कि अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल जंगल जमीन से बेदखल करके और राजनीतिक व्यवस्था से भी दूर करके सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जाएगा। तो राज्य में जब आदिवासी मुख्यमंत्री है और उसके पास एक समझ और रणनीति होगी, तो मुझे लगता है कि जरूर उससे लाभ मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसको लाभ लेने की कोशिश होनी चाहिए, और इस तरीके के कई सुझाव सरकार के पास हैं, लेकिन चुनना सरकार को है। इसलिए चलते हैं राजू जी की ओर। राजू जी, कई तरीके के सलाह आएगी, कई तरीके के सुझाव आएगी क्या, लेकिन सरकार अपनी एक रणनीति बना के जो चल रही है उसी पर कायम रहेगी, या सुझावों को भी शामिल किया जाएगा? कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा क्या रणनीति में? देखिए मोहन जी, मुख्य रूप से तो ये तो है कि हम बहुत एग्रेसिवली, बहुत उग्रता के साथ उन उग्रवादियों को जवाब देंगे। जैसे अमित जी कह रहे थे कि आपकी नीति क्या है बताइए जाए, तो नीति जिस प्रकार से कैंसर का इलाज किया जाता है, कई बार कन्वेंस किया जाता है, उसमें केमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है, दवाई दी जाती है, सर्जरी की जाती है, तो इसमें भी जैसे मिथिलेश जी ने कहा कि हमको विश्वास तो जीतना होगा, तो विश्वास जीतने के लिए तो सेवा कैंप चलाई जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणी को यह ना लगे कि हम अकेले हैं। जो उनकी समस्याएं थी, पहुंच मार्ग नहीं था, मैं मानता हूं इसको बहुत समस्या है, पहुंच मार्ग नहीं है, उनके वनोपज का कोई जो सही मूल्य मिल रहा है कि नहीं, बिचौलिया तो नहीं शोषण कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि हम ग्रामीणों का विश्वास जल्दी से जल्दी जीतें। और दूसरी बात है, जो नीति यह स्पष्ट है कि जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं वो आ जाइए। और देखिए, नक्सलवाद को लेकर एक ऐतिहासिक परंपरा हुई थी, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और कर्मा जी एक गाड़ी में बैठकर गए थे, और वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, उसको माइलेज नहीं मिलता है और कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, लेकिन एक पहल तो की गई थी कि पक्ष और प्रतिपक्ष इस मामले पर एक है, वही एकता दिखलानी पड़ेगी। अगर वो एकता दिखती है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश, हाँ अभी नहीं दिखती। अभी जो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी शत्रु को भी मार दे तो कांग्रेस जांच कमेटी बना देती है, ये शत्रु है आप वो करिए। तो जैसे मैंने कहा ना कि जो दिल्ली के आसपास इतने सारे मुठभेड़ हुए जिसमें जेकेएलएफ के आतंकवादी मारे गए, तो सोनिया जी रात भर रोती रही कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे अल्पसंख्यक बंधु मारे जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, रूस में देखिएगा, चीन में देखिएगा, या बाहर दूसरे देशों में देखिएगा कि शत्रु अगर हमारा तुम्हारा नहीं, हमारे देश का शत्रु है। तो ये बात को समझना पड़ेगा। लेकिन अभी राजनीतिक माइलेज लेने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, तो अगर आप राजनीतिक माइलेज लेंगे, क्या ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी है जिसके कारण आप लोग अच्छी नीति का भी साथ नहीं दे पाते? अभी वर्तमान में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं क्या? कर्मा जी के साथ जो स्थितियां थी वो अब क्यों नहीं है? देखिए, कर्मा जी के समय स्थिति परिस्थिति दूसरी थी। आपको बता दूं, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अटल जी के समय में क्या स्थितियां थी और आज नरेंद्र मोदी जी के समय में क्या स्थिति है। अटल जी कहा करते थे, छोटा मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटा मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये समझना पड़ेगा बीजेपी को कि इतनी कथनी और करनी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आरएसएस प्रमुख ने भी ने कहा है कि आप विपक्ष के विरोधी मत मानिए, प्रतिपक्ष मानिए, आपको दिल बड़ा करके काम करना पड़ेगा। तो भाजपा को अपनी सोच, जो संकीर्ण सोच है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपको बताता हूं, अभी राजीव जी कह रहे थे कि हम कोई भी कमेटी बना देते हैं। कमेटी क्यों बनानी पड़ती है? आपकी असफलता होती है तो हमें कमेटी बनानी पड़ती है। हमें शौक है क्या कमेटी बनाने का, ये बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने अभी कहा 15 साल, वो दिन भी यहां पर देखे है कि जब हमारे नेता कर्मा जी, आप बिल्कुल सलवा जुड़ूंग में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वो लड़ाई लड़ते थे। और हमने देखा है कि जब सरकार आपके साथ भी थी, हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के पूरे भारत के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि बस्तर शांत हो, जल जंगल जमीन के जो असली हकदार है उनको उनका हक मिले और वो मुख्य धारा में जुड़े। हमने मोहन जी रणनीति बना के काम करना स्टार्ट किया था
और आपको बता दूं कि गरीबी जब हमने देखा कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें चुनौती क्या है और इसका समाधान क्या है, तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, 5-6 चीजों का जो समय आया था। आपको मैं बताऊं कि जो डाटा हमने देखा था, इनके 15 साल के कार्यकाल में 1500 से अधिक आदिवासी नक्सली घटनाओं में मारे गए थे। 1000 से ज्यादा जवानों की उसमें वो शहीद हो गए थे। और उसी प्रकार आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2009 से 2019 तक 2100 मतलब 2191 और जवान 1342 हमला हुआ था 2045। और आपको मैं बता दूं जम्मू कश्मीर में भी इन 10 सालों में 1850 ही हमले हुए। मतलब आप समझिए बात को कि इनकी जो नीति थी वो पूरी तरीके से असफल थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जब सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, 2008 से 233 जिलों में समस्या पसरी थी। और जब 2014 आते आते तक इनका अपना डाटा है जो इनके मंत्री गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में दिया था कि अब वो 46 जिलों में आ गया है। मतलब नीति बना के, रणनीति बना के हमने काम किया। और मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी हमारे मिश्रा जी ने कहा कि लगातार आपको उनमें विश्वास जीतने के लिए काम करना पड़ेगा। कैसे उनके जीवन का स्तर अच्छा हो, उनके बच्चों को अच्छी उनके बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की देखरेख हो, अच्छी शिक्षा मिले। हमने स्कूलों को रिओपन किया, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का स्वास्थ्य का लाभ दिया। और लगातार उनके लिए हमने अच्छे रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने टावर, सोलर पैनल, सारा चीज हमने लगा के काम किया, जिससे उनके जीवन में स्तर में सुधार आया। समझ लेते मिथिलेश जी, दोनों सरकारों का अपना अपना दावा है, दोनों सरकारों को आपने करीब से भी देखा है। एक सरकार यानी कांग्रेस सरकार कहती थी कि सुरक्षा भी, विकास भी और विश्वास भी, इस रणनीति पे काम किया गया, कैसा रहा। अब जो सरकार काम कर रही है वो विकास कर रही है, लेकिन उस रास्ते में जो आ रहा है उसको वो किनारे भी कर रही है। दोनों में से क्या कौन ज्यादा इफेक्टिव लगता है नक्सल क्षेत्र में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली जो सरकार थी उस सरकार में नक्सलियों पर आक्रामकता और सैन्य हमले जो हैं वो कम हो रहे थे और एक तरीके से उनको ऑपरेशनल कठिनाइयां नहीं आ रही थी। और इस कारण आप देख रहे होंगे कि कम से कम सुकमा जिले में, दंतेवाड़ा जिले में और बीजापुर जिले में और नारायणपुर जिले में वो नियमित रूप से ग्रामीणों को उकसाकर और धरना प्रदर्शन करवा रहे थे। बीजापुर में तो 2-2, 2.5 साल, 3-3 साल तक धरना प्रदर्शन चल रहा था। पर मेरा यह मानना है कि इस सरकार को एक एज मिला जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार आई, तो इस सरकार को एक एज मिला। पिछली सरकार की जो योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की नीति थी, उससे इस सरकार को जो एज मिला, उस पे जो सैन्य कार्रवाइयां हुई हैं उसके प्रोडक्ट्स, उसके प्रतिफल सामने आया, और जिसमें भारी मात्रा में नक्सलवादियों को सामरिक नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से सैन्य लीडरशिप की और संसाधनों की और गोला बारूद की कमी को झेल रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि इस सरकार को एज है और लाभ है, और अगर वो इस नीति को आगे बढ़ाती है तो ठीक है, लेकिन साथ ही स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय भावनाओं का ख्याल रखते हुए सैन्य कार्रवाइयां होनी चाहिए। ठीक है राजू जी, यही एक बड़ी चुनौती है, विश्वास नहीं हो पा रहा है वहां के लोग जो है बीजेपी के सरकार पर, या जो फोर्स है उस पर विश्वास नहीं करते, और इस तरीके की घटनाएं होती है जिसमें जो है ग्रामीण की भी मौत होती है। नहीं, मिथिलेश जी ने बहुत अच्छे से बताया, वर्णन किया, बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि विश्वास जीतना होगा और सैन्य कार्रवाई करते समय ग्रामीणों को वहां से हटाना होगा, ताकि आमने सामने। दिक्कत यह कि हमको समझ में नहीं आता कि शत्रु कहाँ है। जो कश्मीर के ऑपरेशन होते थे उसमें उस पार से आते थे या किसी गांव से आतंकवादी आते थे। यहाँ पर दिक्कत यह है कि समझ में नहीं आता फोर्स को कि कौन नक्सली है, कौन गांव के लोग हैं। अब जो खाकी वर्दी में आ जाते हैं तो समझ में आता है। अब नक्सली भी अपनी रणनीति कभी कभी वो करते हैं, लेकिन देखिए कुल मिलाकर जो हौसले हैं वो तो तय है कि कोई समझौता नहीं होगा, जो कहना है। और अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि उनकी सरकार ने बहुत कुछ किया उनके गांव के लिए। अगर ऐसा होता तो चुनाव परिणाम को देख लीजिए, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो ये तो परिणाम दिखलाता है कि जनता जनार्दन के बीच में, तो जनता जनार्दन ने किसका साथ दिया,
उनके 5 वर्षों का भी साथ दिया, जहां जनजातीय संघर्ष हुए, और हमारा भी ये जो विधानसभा में मिला वही सेम टू सेम रिपीट हुआ लोकसभा में। तो ये दिखलाता है कि जनता, जो बस्तर की जनता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2017-18 में नहीं थी, स्वीकार करते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ है। जो 2 जनादेश मिला है, या इसके पहले का जो 3 जनादेश मिला था, तो उसमें बस्तर का बहुत बड़ी भूमिका थी। जी, जो काम हो रहा है उस पर मुहर लगा रही है जनता, और वो जनादेश में दिखाई दे रहा है। ऐसे में इनके तरफ पक्ष जा रहा है कि भाई इन्होंने काम सही किया है, जनता तो इनसे खुश है। देखिए, मुझे लगता है कि 15 साल की सरकार के बाद अगर पूरे बस्तर में भाजपा की 0 सीट थी, तो मुझे समझ में आता है कि भाजपा क्या काम करेगी 15 सालों में। राजू जी को यह भी सोच लेना चाहिए। बस्तर से साफ थे ये, सरगुजा से हाफ थे, बस्तर से साफ थे, कहते ना। और आपको मैं बता दूं मोहन जी, जो मैं बताना चाह रहा था कि अन्याय और गैर बराबरी भी, जब हम लोग इसकी स्टडी कर रहे थे, हमारी सरकार थी, तो कहते ना, अन्याय और गैर बराबरी भी एक रीजन होता है इसमें। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि देश की 73% जो आबादी है, व्यक्ति है देश का, धन का 1% का कब्जा है। मतलब देश की 73% आबादी का जो पैसा है वो 1% लोगों के पास है, जिससे इसका नक्सलवाद से क्या, इसका नक्सलवाद से क्या ताल्लुक है? उसका नक्सलवाद से यही है कि जब तक आप जो जल जंगल जमीन के असली हकदार है, यही तो समझना पड़ेगा मोहन जी। सिर्फ टीवी पे डिबेट करने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसकी स्थिति क्या है। जैसा मिश्रा जी वहां पर रहे, वो भली बात ही जानते होंगे कि वहां पर लोगों का जीवन स्तर आपको सुधारना पड़ेगा। और जो है नक्सल समस्या तब हल होगी जब, कहते ना कि क्यों ये समस्या आई, ये नक्सलवाद जो 67 से नक्सलवाड़ी से निकला और आज इतने विभिन्न राज्यों में, 12 राज्यों में फैल चुका था, तो क्यों फैला? उसका ये सबसे बड़ा रीजन था। और आपने कहा कि इसका नक्सलवाद से क्या मतलब, तो मैं आपको बता दूं, जब गांव का विकास नहीं होगा, जब उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उनके स्वास्थ्य की लोग चिंता नहीं करेंगे, करप्शन बढ़ेगा, योग्यता के आधार पर जब नौकरी नहीं मिलेगी और रोजगार जब नहीं मिलेगा, तो मैं कह दूं आपको कि इस टाइप का सरकारी योजनाओं पर जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो इस टाइप की घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया था, मैंने आपको बताया कि 233 जिले से 46 जिलों में हम आ गए। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। और मैं आपको फिर बता दूं कि जिस प्रकार से 5th शेड्यूल आपने अभी कहा, राजू जी ने कहा, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं कि लगातार आप काम करिए, लेकिन अभी आपने कहा कि अब ऐसा समय नहीं है, आप भी तो बड़ा दिन दिखाइए। आपने कौन सी अभी संयुक्त बैठक बुलाई, बताइए। ठीक है, चलिए हाथ बढ़ाइए, सलाह लीजिए, तब काम हो पाएगा। एक आखिरी का कमेंट ले लेते हैं मिथिलेश जी का। मिथिलेश जी, आखिर अगर हम इंस्टेंट कोई हल निकालने की बात करें, अभी क्या फौरी तौर पर कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आगे फायदा मिले? आपका क्या सुझाव है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि सैन्य कार्रवाइयां चल रही हैं, चलती रहेंगी, पर हम लोगों को, हम सारे लोगों को, राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को, अन्य लोगों को जरूर नक्सलवादी नेतृत्व से ये अपील करनी चाहिए कि वो वार्ता के लिए सामने आए, अपने मुद्दे सामने रखें। ऐसा भी हो सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर वो पिछले 40-50 साल से लड़ रहे हो, उनका एक राजनीतिक सॉल्यूशन निकल जाए। तो मैं आपके माध्यम से जरूर अपील करूंगा माओवादियों से कि वो जो है वार्ता के लिए सरकार के साथ आ गया और हम सब भी उसमें शामिल हों। ठीक है, तो गोली चल रही है, साथ में बोली भी चले, बातचीत हो, और पहल तो सरकार ने की है अपनी ओर से, लेकिन अब तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है। और इसीलिए इस यूनिफाइड कमांड की बैठक में कुछ रणनीतियां जरूर बन रही हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मिथिलेश मिश्रा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। राजू चक्रवर्ती जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।